दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविडेंड इनकम के बारे में। अब देखिए डिविडेंड इनकम को यहाँ पर हम लोग दो पार्ट्स में कवर करेंगे। पहला पार्ट जो अभी हम करने वाले हैं इसमें हम लोग बात करेंगे डीम्ड डिविडेंड की। मतलब एक तरीके से हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी इनकम को डिविडेंड इनकम यहाँ पे बोला जा सकता है। और इसके बाद जो पार्ट टू होगा उसमें हम पढ़ेंगे इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में, मतलब किस तरीके से डिविडेंड इनकम को टैक्सेबल किया जाता है, मतलब वो टैक्सेबल होता भी है कि नहीं होता है, किस केस में वो टैक्सेबल होगा, किस केस में वो एग्जेम्प्ट होगा, कितना परसेंट टीडीएस इस पे करता है। तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर करने वाले जो पार्ट टू डिविडेंड इनकम का होगा। अब देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को यहाँ पर टोटल हम लोग 5 वीडियो में कवर करेंगे, मैंने आपसे पहले बोला था। लेकिन हो सकता है यहाँ पर 2-3 वीडियोस इसके बढ़ जाए। जैसे इसके पहले वीडियो की अगर बात करें इस पूरे चैप्टर के, तो मैंने आपको चार्जेबल इनकम्स के बारे में बताया था फर्स्ट वीडियो में। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। अभी हम लोग कवर करने वाले डिविडेंड इनकम, इसके बाद इसकी टैक्सेबिलिटी की बात करेंगे, फिर हम लोग इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करेंगे, इसके बाद डिडक्शंस की बात करेंगे और लास्ट में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक एक करके यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आपके सारे ये वीडियोस अपलोड कर दूँ। टॉपिक को यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जब डिविडेंड इनकम की यहाँ पर बात आती है तो डिविडेंड का मतलब सीधे सीधे क्या होता है। अगर जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, ठीक है, चाहे आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करें चाहे आप प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करें, तो ये दोनों ही शेयर जो होते हैं ये आपको क्या देते हैं, डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड का मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी जो होती है, कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स में तो डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो जो भी प्रॉफिट कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है उसी प्रॉफिट को एक तरीके से हम लोग बोलते हैं डिविडेंड इनकम। ठीक है, तो इक्विटी के केस में तो खैर फिक्स नहीं होता है, लेकिन प्रेफरेंस के केस में वो फिक्स होता है। तो जब भी कंपनी को प्रॉफिट होता है तो जो भी प्रॉफिट बच जाता है आफ्टर पेइंग जितने भी कंपलसरी उसके चार्जेस होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को फिक्स अमाउंट पे, जैसे 6%, 10%, इस तरीके से करके इनके आगे लिखा रहता है। तो इनको पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट हमारे पास में बचता है वो पेमेंट किया जाता है टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो इन दोनों को ही डिविडेंड यहाँ पर मिलता है। और डिविडेंड का मतलब आप समझ गए, जो भी प्रॉफिट कंपनी का बचा होता है उस प्रॉफिट को जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। अब देखिए यहाँ पर इतने से में बात खत्म नहीं हो जाती डिविडेंड इनकम की। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 के अंदर में हमको और भी ऐसी कई तरीके की इनकम के बारे में बताया गया है जिसको हम लोग डिविडेंड कंसीडर कर सकते हैं। मतलब सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो कंपनी ने डायरेक्टली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया उसी को हम लोग डिविडेंड बोलेंगे। कई और तरीके की इनकम होती है, कई और तरीके के ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, कई और तरीके के ऐसे पेमेंट होते हैं जिसको कि हम लोग डिविडेंड कंसीडर करते हैं, और वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में जाकर के टैक्सेबल होती है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है द फॉलोइंग रिसिप्ट्स आर डीम्ड टू बी एज डिविडेंड। जैसे यहाँ पर पहला जो ए पॉइंट हमारा होगा, ये बता रहा है हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंटेलिंग द रिलीज ऑफ कंपनीज असेट्स। तो जो भी कंपनी के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है वो हमारा क्या होता है, वो डिविडेंड होता है। इसके बाद अगर ये जो डिविडेंड है ये कैश में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है, अगर ये कैश में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, इट इज डिविडेंड इन द हैंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स के हाथ में डिविडेंड होगा। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 1,000 रुपए आपको डिविडेंड दिया, तो ये तो डायरेक्टली आपको पता चल गया कि 1,000 रुपए आपको डिविडेंड मिला है, तो ये 1,000 रुपए आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में जाकर के टैक्सेबल हो गया। लेकिन क्या हो कि अगर ये आपका काइंड में डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक है, मतलब डायरेक्टली कैश का मतलब अब ये मत समझिएगा कि कंपनी आपको बुला करके कैश में पेमेंट कर रही है। कंपनी आपके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर देगी, उसी को हम लोग कैश और बैंक दोनों सिमिलर ही माने जाते हैं। तो कंपनी आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल दे रही है अगर, तो आपको डायरेक्टली पता है कि कितना अमाउंट आपको डिविडेंड का मिला है, आप उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में उस अमाउंट को डाल करके टैक्सेबल कर लोगे। लेकिन अगर आपको मान लो काइंड में मिला है, काइंड का मतलब जैसे आपको शेयर्स के फॉर्म में दे दिया, ठीक है, डिवेंचर्स के फॉर्म में दे दिया, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स के फॉर्म में दे दिया, तो इनका मतलब क्या होता है यहाँ पर द मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो भी होगी उन काइंड की, मतलब उस जो भी शेयर्स अगर मान लीजिए कंपनी आपको दे रही है, डिविडेंड की जगह पे कैश में पेमेंट करने की जगह पे कंपनी ने आपको शेयर्स दे दिए, तो वो वाले शेयर्स जो आपको दिए गए हैं उनकी जो भी मार्केट वैल्यू है जिस दिन वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए उस दिन की मार्केट वैल्यू ही हमारी क्या हो जाएगी, डीम्ड एज डिविडेंड। ठीक है, मतलब हम उसको डीम्ड डिविडेंड मान लेंगे। मतलब एक तरीके से डिविडेंड नहीं होता है वो, लेकिन हम उसको मान लेते हैं कि वो डिविडेंड आपका हो गया और वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर में जाकर के। इसके बाद अगर हम बी पॉइंट की बात करें तो बी पॉइंट यहां पर देखिए हमसे क्या बता रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिबेंचर्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स टू द शेयर होल्डर्स एंड बोनस शेयर्स टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ शेयर होल्डर्स लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर इक्विटी प्लस
प्रेफरेंस दोनों है। तो कंपनी अगर अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर डिबेंचर्स देती है या फिर डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स देती है, ठीक है, और दूसरी चीज अपने सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अगर वो बोनस शेयर देती है, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर दोनों को अगर मान लीजिए डिपॉजिट सर्टिफिकेट और डिबेंचर दे दिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को सिर्फ और सिर्फ क्या दे रही है, बोनस शेयर दे रही है, तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, डीम्ड डिविडेंड मानेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ टू विच द कंपनी possesses accumulated profits, ठीक है, विल बी डीम्ड एज डिविडेंड। सपोज कंपनी के पास में यहाँ पर प्रॉफिट पड़ा हुआ था 1 लाख रुपए का, कंपनी के पास में 1 लाख रुपए तक का प्रॉफिट पड़ा हुआ था, तो कंपनी ने जितना भी प्रॉफिट है उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब जिस टाइम पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन सिंपल टर्म्स में अगर बात की जाए तो जिस टाइम पे डिक्लेयर किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है डिविडेंड, उस टाइम पे कंपनी के अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट पड़ा हुआ है उसको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उतने एक्सटेंट तक कंपनी अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिबेंचर हो गए, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स हो गए, तो ये सारे के सारे हमारे डीम्ड डिविडेंड मान जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि कंपनी अगर 1 लाख रुपए का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा था और कंपनी ने 1 ही लाख रुपए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर और ये डिपॉजिट सर्टिफिकेट, तो हम उसको डीम्ड डिविडेंड मानेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि पेमेंट जो कंपनी करती है वो यहाँ पर 1.2 लाख का कर देती है, मतलब 1 लाख रुपए का उसके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा था और कंपनी ने यहाँ पर पेमेंट कर दिया 1.2 लाख रुपीज का, तो 1 लाख रुपए तो हमारा डीम्ड डिविडेंड होगा, लेकिन 20,000 रुपीज जो एक्सेस हो गया, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को एक्सीड कर गया, वो हमारा डीम्ड डिविडेंड नहीं कहलाएगा। इसके बाद यहाँ पर वही बताया गया है कि जो अगर काइंड में पेमेंट हो रहा है, देखिए क्योंकि ये डिबेंचर और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स काइंड में पेमेंट हो रहे हैं, तो जो भी इनकी मार्केट वैल्यू होगी, ठीक है, ऑफ सच बोनस शेयर इज डीम्ड टू बी एज डिविडेंड या फिर डिबेंचर, ठीक है, और ये डिबेंचर स्टॉक, तो इनका भी जो भी मार्केट वैल्यू होगी, मार्केट रेट इनका होगा, उसी के बेसिस पे हम लोग इनका वैल्यूएशन यहाँ पर करेंगे। और एक चीज यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो भी बोनस शेयर्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है, वो यहाँ पर डिविडेंड नहीं कहलाते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स दिए जा रहे हैं तो उसको हम लोग डिविडेंड बोलेंगे, लेकिन अगर यही बोनस शेयर्स किसी इक्विटी शेयर होल्डर को देते हैं तो फिर उसको हम डिविडेंड नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सी पॉइंट। अब सी पॉइंट में देखिए यहाँ पर क्या बोले, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन लिक्विडेशन टू द एक्सटेंट टू विच द डिस्ट्रीब्यूशन इज एट्रीब्यूटेबल टू द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इमीडिएटली बिफोर इट्स लिक्विडेशन इज डीम्ड टू बी एज डिविडेंड। समझिएगा यहाँ पर क्या होता है, लिक्विडेशन का मतलब है कि कंपनी अब लिक्विडेट हो रही, खत्म हो रही है, तो कंपनी जब लिक्विडेट हो रही है तो उसके पास में जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पड़ा हुआ है टिल द डेट ऑफ लिक्विडेशन, जैसे कि मान लीजिए कंपनी जो है वो 15 जून 2022 को, कंपनी जो है वो 15 जून 2022 को लिक्विडेट हो गई, ठीक है, इस डेट पे उसका लिक्विडेशन हो गया, तो इस डेट तक, इस पर्टिकुलर डेट तक 15 जून तक उसके पास में, उसके अकाउंट में जितना भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा उसको अगर वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीम्ड डिविडेंड बोलेंगे। लेकिन उससे ज्यादा अगर कर देती है तो नहीं होगा। जैसे मैंने आपको अभी 1 लाख और 1,20,000 वाला केस दिया था, जैसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है हमारे पास में 1 लाख रुपए और कंपनी अगर 1 लाख डिस्ट्रीब्यूट करी तब तो ठीक है, लेकिन अगर 1,20,000 करी तो 1 लाख तो हमारा डीम डिविडेंड होगा, लेकिन 20,000 रुपए हमारा डीम डिविडेंड नहीं होगा। दूसरी चीज, इस डेट के बाद में मान लीजिए कि 15 जून तक अगर उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो वो डीम डिविडेंड हो गया, लेकिन अगर वो इस डेट के, लिक्विडेशन की डेट के बाद में अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसको हम डिविडेंड कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये बोला गया, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ लिक्विडेशन कैन नॉट अमाउंट एज टू बी एज डिविडेंड, इट इज द रीपेमेंट टुवर्ड्स कैपिटल, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इनकम को असेस कर रहे हैं, हमको ये देखना है कि कितनी इनकम हमको मिली है, मतलब कितनी इनकम कंपनी ने हमको पे करी है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, क्योंकि उसको हमको ले जाकर के टैक्सेबल करना है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। और इसके बाद डी पॉइंट है छोटा सा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑन रिडक्शन ऑफ कैपिटल टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी possessed accumulated profits shall be deemed to be as dividend। तो मान लीजिए कि कंपनी जो है वो अपनी कैपिटल को रिड्यूस कर रही है, तो जब भी कंपनी कैपिटल को रिड्यूस करती है तो जो भी पेमेंट वो अपने शेयर होल्डर्स को करती है उसको भी हम यहाँ पर डीम्ड डिविडेंड कंसिडर करेंगे। इसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पर देखिए क्या होता है, एडवांस और लोन बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब समझिए पहले क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये है क्लोजली हेल्ड कंपनी। क्लोजली हेल्ड कंपनी का मतलब एक तरीके से ये होता है कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड शेयर होल्डिंग्स होती है। कॉन्सेंट्रेटेड शेयर होल्डिंग का मतलब है कि ये नॉर्मली देखिए जो क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है वो प्राइवेट कंपनीज होती है।
अब इस कंपनी में टोटल यहाँ पर 50 शेयर होल्डर्स थे। इस पूरी कंपनी में 50 यहाँ पर शेयर होल्डर्स थे। इन 50 शेयर होल्डर्स में लगभग 4 शेयर होल्डर जो हमारे थे उनके पास मेजॉरिटी स्टॉक्स यहाँ पर थे। जैसे ये 50 जो है इनके पास तो 100% हो गए टोटल पूरी शेयर होल्डिंग, लेकिन ये जो 4 हैं इन 4 के पास में यहाँ पर 52% शेयर होल्डिंग थी। मतलब ये जो बचे हुए 45 हैं, ये जो बचे हुए 45 हैं इनके पास में 48% शेयर होल्डिंग है। बात समझेगा, एक कंपनी है जिसके अंदर में टोटल 50 शेयर होल्डर है, उन 50 के पास में 100% शेयर होल्डिंग है, लेकिन इन 50 में से 5 के पास में 52% की शेयर होल्डिंग है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इनके पास में है, और जो बचे हुए 45 है उनके पास में 48% की शेयर होल्डिंग है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लोजली हेल्ड कंपनी, या फिर कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। दूसरी चीज, ये जो 4 थे, ये जो 4 हमारे पास में शेयर होल्डर थे, इन 4 में से किसी एक के पास में, ठीक है, इन 4 में से किसी एक के पास में मान लीजिए 12% की शेयर होल्डिंग थी, मतलब 10% से ज्यादा, किसी के पास 12 थी, ठीक है, किसी के पास उसका कम हो, किसी के पास और हो, तो जिसके पास भी 10% से ज्यादा यहाँ पर शेयर होल्डिंग है उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। जिसके पास में भी 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होगी उसको हम बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर। एग्जाम्पल के लिए इसको थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको कर लेते हैं, चलिए 25%, ठीक है, इसको कर लेते हैं 25%, इसके पास में 9%, इसके पास में भी 9%, तो 9 9 18, 18 और 25 कितना हुआ, 25 और 18 तो 43, तो 7 8 9, ये भी 9, ठीक है। ये एग्जांपल इसलिए लिया है मैंने ताकि आपको ये पूरा पॉइंट एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 9 3 27 27 और ये टोटल मिला करके यहाँ पर 52% होगा, मतलब एक के पास में 25% है, बाकी सबके पास में 9% है। तो जिसके पास में 25% है इसको हम बोलेंगे बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि इसके पास में 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एडवांस और लोन गिवन बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, एनी पेमेंट बाय अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, मतलब बाई क्लोजली हेल्ड कंपनी ऑफ एनी सम बाय वे ऑफ एडवांस और लोन to any shareholder who is a beneficial owner of 10% or more of the equity capital of the company will be deemed to be dividend to the extent of the accumulated profit। तो accumulated profit तक का ही अमाउंट होगा, ये तो हमको पहले से पता है। If the loan is not covered by the accumulated profit, it is not deemed to be as dividend। तो क्या हुआ है, जो कंपनी थी हमारी, इस कंपनी ने हमारे इस शेयर होल्डर को, इस कंपनी ने हमारे इस शेयर होल्डर को जो कि बेनिफिशियल ओनर था, इसको कोई भी एडवांस या फिर लोन अगर देती है तो उसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड यहाँ पर कंसीडर करेंगे टिल द टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी फिर से दिया था कि भाई 1 लाख रुपए का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कंपनी के पास में था, अगर 1 लाख रुपए तक का एडवांस या लोन दिया जाता है तो उसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड बोलेंगे। लेकिन अगर उसको एक्सीड कर जाता है अमाउंट, ठीक है, उसको अगर एक्सीड कर जाता है तो फिर हमारा वो डीम्ड डिविडेंड नहीं कहलाएगा। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि बेनिफिशियल ओनर कौन होता है, क्लोजली हेल्ड कंपनी कौन होती है, लोन किसको दिया जा रहा है, तो ये आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा इसमें इसी को एक्सटेंड कर दिया उन्होंने, एडवांस और लोन बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड टू अ स्पेसिफाइड कंसर्न, मतलब कि एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई कंपनी in which a shareholder having the beneficial ownership of at least 10% or more of the equity capital is a member of the partner and in which he has substantial interest। समझिए इस पॉइंट को क्या है, मान लीजिए यहां पर हमारी एक फर्म थी ए बी सी फर्म, ठीक है, ये एबीसी एक फर्म थी हमारी। इस फर्म में यहां पर ये जो 4 शेयर होल्डर थे, ये जो 4 शेयर होल्डर, इन 4 शेयर होल्डर में जो बेनिफिशियल ओनर था हमारा, ठीक है, जो बेनिफिशियल ओनर था हमारा, वो बेनिफिशियल ओनर इस फर्म में क्या था, पार्टनर था, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये जो बेनिफिशियल ओनर था ये इस फर्म में पार्टनर था। और कंपनी ने इस बार लोन अपने बेनिफिशियल ओनर को ना दे करके किसको दिया है, कंपनी ने इस बार लोन दिया है इसको, फर्म को। तो कंपनी अगर, जो क्लोजली हेल्ड कंपनी है, वो अगर किसी ऐसी फर्म को एडवांस या लोन देती है जिस फर्म में उनका जो बेनिफिशियल ओनर था, बेनिफिशियल ओनर का मतलब जिसके पास 10% या उससे ज्यादा इक्विटी कैपिटल थी उस कंपनी की, वो उस फर्म में क्या हो, पार्टनर हो, और उसके पास में यहाँ पर क्या होना चाहिए, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब है कि ये जो पर्सन था हमारा, जो बेनिफिशियल ओनर था इस कंपनी का, उसके पास में इस फर्म के 20% या इससे ज्यादा
राइट्स थे, ठीक है, उसके पास 20% या इससे ज्यादा प्रॉफिट के शेयर के राइट्स थे। जैसे आपको पता है ना, फर्म जब होती पार्टनरशिप फर्म, तो इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, तो उसके पास में 20% या उससे ज्यादा की शेयर्स थे वहां पर उस पर्टिकुलर फर्म में। तो ये होता है हमारा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। तो कंपनी अगर उस फर्म को एडवांस लोन दे रही है तो उसको भी हम लोग डीम्ड डिविडेंड यहाँ पर कंसीडर करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए। पहले पॉइंट में जो कंपनी थी उसने क्या किया था, उसने अपने बेनिफिशियल ओनर को लोन दिया था, तो उसको हमने डीम डिविडेंड कंसीडर किया था। दूसरे पॉइंट में कंपनी ने एक ऐसे फर्म या फिर किसी कैसे स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशन को वो दिया जहां पर उनका जो बेनिफिशियल ओनर था वो क्या था, पार्टनर हो सकता है, मेंबर हो सकता है, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, लेकिन उसके पास में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होना चाहिए उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड कंसर्न का। इसके बाद यहाँ पर तीसरे पॉइंट में इसी को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, ऑल्सो एनी पेमेंट बाय सच क्लोजली हेल्ड कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ or for the individual benefit of any such shareholder will also be deemed to be dividend. However, in both the cases, ceiling limit of the dividend to the extent of accumulated profits. तो accumulated profit तक का अमाउंट जितना भी होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं डीम्ड डिविडेंड में। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हमको बताई गई हैं, जिस केस में अगर एडवांस या लोन दिया जाता है तो उसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ लोन की बात हो रही है, एडवांस और लोन जो हमने अभी ई पॉइंट किया है, इस ई पॉइंट के एक्सेप्शंस की बात की गई है यहाँ पर, ठीक है। ये ई पॉइंट के एक्सेप्शंस है हमारे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर बोल रहे हैं, लोन ग्रांटेड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एंड लेंडिंग ऑफ द बिजनेस इज द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कंपनीज बिजनेस। तो जो भी हमारी क्लोजली हेल्ड कंपनी थी, उस क्लोजली हेल्ड कंपनी का मेन जो बिजनेस है वो लोन देना ही है। तो अगर ऐसी कंपनी होती है, मान लीजिए कि फाइनेंशियल कंपनी कोई है और उसका मेन काम जो है वो लोन देना ही अगर है, तो उस केस में हम लोग उसको, उस एडवांस या लोन को डीम डिविडेंड कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पर बोला जा रहा है, डिविडेंड पेड इज सेट ऑफ अगेंस्ट डीम्ड डिविडेंड। मान लीजिए कि कंपनी ने यहाँ पर जो एडवांस या फिर जो लोन दिया था अपने बेनिफिशियल ओनर को, वो 50,000 रुपीज का दिया था। अब ये 50,000 का इन्होंने दे दिया, जिसको हम लोगों ने डीम्ड डिविडेंड कंसीडर कर लिया। अब क्या हुआ कि कंपनी ने बाद में एक्चुअल में शेयर होल्डर वो जो डिविडेंड था वो डिक्लेयर किया, तो जो हमारा बेनिफिशियल ओनर था उसके पास में 60,000 रुपए का डिविडेंड इसका बन रहा था। तो कंपनी ने कहा कि भैया 50,000 का हम आपका डीम डिविडेंड जो है वो कंसीडर कर चुके हैं और 60,000 आपका अब डिक्लेयर हुआ है, तो इसका मतलब 50,000 हम आपको ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, हम उसको एडजस्ट कर देंगे। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने ये 50,000 रुपए यहाँ पर सेट ऑफ कर दिए। तो कंपनी ने पहले 50,000 को डीम डिविडेंड कंसीडर किया था, दोबारा में कंपनी ने 60,000 अगर इशू किए उसको, मतलब डिक्लेयर किया उसके ऊपर डिविडेंड, तो ये 60,000 को हम लोग डीम्ड डिविडेंड फिर से कंसीडर नहीं करेंगे, ना ही डिविडेंड कंसीडर करेंगे। हम लोग जो सेट ऑफ अमाउंट का डिफरेंस होगा सिर्फ उसको कंसीडर करेंगे डिविडेंड के फॉर्म में। मतलब इनका अमाउंट अगर देखिए तो यहाँ पर अब उसका जो अमाउंट बन रहा है वो 10,000 रुपीज बन रहा है। समझ में आपको, 50,000 रुपए कंपनी ने एडवांस या लोन दिया था अपने बेनिफिशियल ओनर को, जिसको कंपनी ने डीम डिविडेंड कंसीडर कर लिया। इसके बाद कंपनी ने 60,000 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया उस बेनिफिशियल ओनर के ऊपर। तो कंपनी ने कहा कि 50,000 रुपए हम आपको ऑलरेडी दे चुके थे आपको डिविडेंड, तो अब हम आपको 60,000 रुपए देंगे। तो कंपनी ये नहीं करेगी कि 50,000 हमने पहले कंसीडर किया डीम डिविडेंड, फिर हम 60,000 को भी डिविडेंड कंसीडर करें। तो पहले 50,000 हो चुका है, अब हम जो देंगे, जो सेट ऑफ का डिफरेंस होगा, सिर्फ उसी को हम लोग डिविडेंड यहाँ पर कंसीडर करेंगे, पूरे होल अमाउंट को हम डिविडेंड कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। Where a loan had been treated as a dividend and subsequently the company declares and distributes dividend to all its shareholders including the borrowing shareholder जिसने कि एडवांस या लोन लिया था, and the dividend so paid is set off by the company against the previous borrowings, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, प्रीवियस बोरिंग से इसको सेट ऑफ कर दिया, मतलब 60,000 रुपए 50,000 रुपए सेट ऑफ कर दिया। द एडजस्टेड अमाउंट विल नॉट बी अगेन ट्रीटेड एज डिविडेंड। एडजस्टेड अमाउंट हमारा कितना था, 50,000 रुपए का हमारा एडजस्टेड अमाउंट था, तो इसको हम लोग डिविडेंड कंसीडर अब नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस अमाउंट होगा उसको हम कंसीडर करेंगे। इसके बाद लास्ट में एक पॉइंट यहाँ पर और दिया गया, सब्सिक्वेंट रीपेमेंट ऑफ द लोन और चार्ज ऑफ इंटरेस्ट एट द मार्केट रेट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 सबसेक्शन ई। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, चाहे आपका रीपेमेंट हो जाए लोन का, डीम डिविडेंड अगर एक बार कंसीडर हो गया तो वो हो गया, और अगर इंटरेस्ट वहां पर चार्ज किया जा रहा है तो वो इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं कि वो उसमें से इनकम से माइनस होता रहे। जैसे कि 50,000 रुपए है, तो इसमें मान लीजिए कि अगर उसने 2,000 रुपए का इंटरेस्ट का पेमेंट कर दिया, तो ऐसा नहीं कि हम ये 50,000 में से 2,000 रुपए माइनस करके 48,000 उसकी इनकम दिखाएंगे, तो ये चीज नहीं होगी वहां पे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कुछ अदर एक्सेप्शंस के बारे में बताया गया है। अदर एक्सेप्शंस का मतलब है कि ये पूरे के पूरे सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 को कवर करता है। तो यहाँ पर जो भी इनकम्स हमको बताई जा रही है वो इनकम्स को हम लोग डीम्ड डिविडेंड कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने जो एक्सेप्शंस की बात करी थी, ये एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ किसके थे, एडवांस या लोन वाले केस के थे, ई पॉइंट के।
लेकिन यहाँ पर अब हमको जो दिया जा रहा है वो सारे के सारे पूरे सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 को कवर करते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट हमको दिया गया है वो बोला डिस्ट्रीब्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स इशूड फॉर फुल कैश कंसिडरेशन। तो नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स का मतलब होता है ऐसे शेयर होल्डर जो कि पार्टिसिपेट नहीं करते हैं सरप्लस प्रॉफिट्स में, ठीक है। तो उनको अगर आपने फुल कैश कंसिडरेशन पे कोई भी शेयर्स इशू करके दिए और उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो डिविडेंड, तो या मान लीजिए कि उनको कोई और चीज अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करो, तो उसको हम लोग डिविडेंड कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन किस किस पॉइंट में, ये देखिए, एनी डिस्ट्रीब्यूशन मेड इन अकॉर्डेंस विद सी और डी। सी और डी हमारे कौन से थे, ये सी पॉइंट हमारा था लिक्विडेशन वाला और डी पॉइंट हमारा था किसका, रिडक्शन ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो सी पॉइंट लिक्विडेशन और डी पॉइंट रिडक्शन ऑफ कैपिटल। तो सी या डी पॉइंट में अगर आपका पास में जो भी सरप्लस प्रॉफिट बचा है उसका अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ऐसे शेयर होल्डर्स को जो कि नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो उसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड कंसीडर नहीं करेंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा पेमेंट ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। तो जो भी कंपनी अपने शेयर्स जब बायबैक करती है, ठीक है, तो जब भी कंपनी बायबैक करती है तो जो भी शेयर से बायबैक कर रही है उनको वो पेमेंट करती है। तो जो भी पेमेंट उनको किया जा रहा है वो डिस्ट्रीब्यूशन, जो वो भी पैसा उनको मिला है वो डिविडेंड यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो उसको हम डीम डिविडेंड नहीं बोलते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में बोले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑन द डीमर्जर बाय द रिजल्टिंग कंपनी। डीमर्जर का मतलब है जैसे कि आपको पता है हीरो होंडा का हुआ था डीमर्जर, ठीक है, हीरो और होंडा जो दोनों है वो अलग अलग हो गई थी। तो एक कंपनी अगर मान लीजिए डीमर्ज होती है, यहाँ पर दो कंपनीज फॉर्म हो जाती है, तो इन दो कंपनीज को हम लोग बोलते हैं रिजल्टिंग कंपनीज, ठीक है। तो यहाँ पर बोले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑन द डीमर्जर बाय द रिजल्टिंग कंपनीज। तो इस कंपनी के, डीमर्ज्ड कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर थे उनको जो भी पेमेंट किया जा रहा है, ठीक है, बाय द रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी कौन सी है, ये है हमारी रिजल्टिंग कंपनी और ये है डीमर्ज्ड कंपनी। तो रिजल्टिंग कंपनी जो भी पेमेंट कर रही है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द डीमर्ज्ड कंपनी उसको हम लोग डीम्ड डिविडेंड कंसीडर नहीं करेंगे। इसी तरीके से हमारा एमलगमेशन का केस आता है, ट्रांसफर ऑफ असेट्स टू अनदर कंपनी इन द स्कीम ऑफ एमलगमेशन। तो एमलगमेशन के टाइम पे जो भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं असेट्स को, उन ट्रांसफर को भी हम लोग डीम डिविडेंड कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हम लोगों ने जितने भी पॉइंट थे डीम डिविडेंड वाले, ये सारे के सारे यहाँ पर देख लिए कि कौन कौन से केस में आपका डिविडेंड कंसीडर किया जाता है, कौन सा नहीं किया जाता है। हालांकि क्वेश्चन जब आप कर रहे होगे तो इतना ज्यादा वो डिटेल में आपको नहीं पूछते हैं। जब मतलब अगर आप ग्रेजुएशन या फिर अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछते कि ये पर्टिकुलर है, वहां पर आपको सीधे सीधे दे देंगे रिसीव दिस मच अमाउंट फ्रॉम दिस कंपनी एज डिविडेंड, बस। लेकिन फिर भी आपको बेसिक इसकी नॉलेज होनी चाहिए कि क्या क्या चीजों को हम लोग डीम डिविडेंड कंसीडर करते हैं, थ्योरी में आपके काम आएगा। इसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट आता है बेसिस ऑफ चार्ज का, ठीक है, बेसिस ऑफ चार्ज ऑफ डिविडेंड अंडर सेक्शन 8। तो यहाँ पर देखिए तीन टाइप के हमको डिविडेंड बताए गए हैं। डीम्ड डिविडेंड की बात हमने ऑलरेडी यहाँ पर कर ली है, ठीक है। उसके बाद एक आता है इंटरिम डिविडेंड और एक होता है फाइनल डिविडेंड। देख लेते हैं, छोटा सा पॉइंट है। देखिए डीम डिविडेंड यहाँ पर बोला जा रहा है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ए बी सी डी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी विच इज डीम्ड एज डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 ए बी सी डी would be the income of the previous year in which it is so distributed। तो जो भी डीम डिविडेंड कंसीडर किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 पॉइंट ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी हमारे ये पॉइंट, ठीक है, ए पॉइंट हमारा ये था, बी पॉइंट हमारा ये था और सी और डी पॉइंट हमारे ये दोनों थे। तो इसमें जो भी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया शेयर होल्डर्स को, ये इनकी टैक्सेबल कौन सी होगी, इनको जो जिस प्रीवियस ईयर में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। उसके बाद डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 और ये पॉइंट ई वही लोन वाला। तो पेमेंट ऑफ एडवांस और लोन टू द शेयर होल्डर और द कंसर्न एज द केस में बी विच इज डीम्ड एज डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 और ये पॉइंट ई विल बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज सो पेड। मतलब जिस भी प्रीवियस ईयर में उनको लोन या एडवांस का पेमेंट किया जाएगा उसी प्रीवियस ईयर में हम उसको डीम्ड डिविडेंड कंसीडर करेंगे। यहाँ पर बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब देखिए यही होता है कि किस प्रीवियस ईयर में हम लोग उसको कंसीडर करने वाले उस डिस्ट्रीब्यूशन को या फिर पेमेंट को। तो डीम डिविडेंड अगर हमारा ए बी सी डी पॉइंट के अंदर में आता है तो प्रीवियस ईयर में जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं उसको मानेंगे। और ई पॉइंट की अगर बात करें तो वहां पर जब एडवांस लोन का पेमेंट हुआ है उस प्रीवियस ईयर को हम लोग यहाँ पर उसी में उसको टैक्सेबल यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटरिम डिविडेंड। अब इंटरिम डिविडेंड का मतलब देखिए क्या होता है कि दो एजीएम के बीच में, जैसे एक एजीएम हमारी यहाँ पर है और दूसरी एजीएम यहाँ पर होने वाली है, तो नॉर्मली दो एजीएम के बीच में यहाँ पर जब भी ये डिक्लेयर किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। मतलब ये एक तरीके से फाइनल नहीं होता है, ये कंपनी कहती है कि हम इतना डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे या इतना डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाद में, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड।
तो इंटरिम डिविडेंड वुड बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच डिविडेंड इज अनकंडीशनली मेड अवेलेबल बाय द कंपनी टू द मेंबर हु इज एंटाइटल्ड टू इट। जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने डिक्लेयर कर दिया था इसको 2020 से 21 के प्रीवियस ईयर में, लेकिन कंपनी ने यहाँ पर डिक्लेयर किया था, डिस्ट्रीब्यूट इसको नहीं किया था। तो कंपनी ने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है 2021 से लेकर के 22 के प्रीवियस ईयर में। तो कंपनी ने जब इसको अनकंडीशनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कंपनी ने जब अपने इंटरिम डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तभी हम इसको उस प्रीवियस ईयर की इनकम में कंसीडर करेंगे। जब ये डिक्लेयर किया गया है उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। यहीं पर जब फाइनल डिविडेंड की बात आती है, देखिए फाइनल डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एट इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम में जब डिक्लेयर किया जाता है डिविडेंड को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल डिविडेंड बोलते हैं। और ये जब डिक्लेयर किया जाता है तब ये यहाँ पर टैक्सेबल हो जाता है। तो इंटरिम डिविडेंड जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तब वो टैक्सेबल होगा, और फाइनल डिविडेंड जब वो डिक्लेयर किया जाएगा तब वो टैक्सेबल होगा। क्योंकि फाइनल डिविडेंड का मतलब है कि अब डिक्लेयर कर दिया तो हम उसको पेमेंट कर देते हैं ऑलरेडी। लेकिन इंटरिम डिविडेंड में ये नहीं होता है कि अगर उसको डिक्लेयर कर दिया तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ही करना है। कंपनी उसमें बाद में कंडीशन चेंज करके हो सकता है कम ज्यादा अमाउंट कर दे। तो इसीलिए इंटरिम डिविडेंड वाला और ये जो फाइनल डिविडेंड वाला केस है इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था डिविडेंड इनकम का, ये कवर कर लिया है। कहीं पर किसी भी तरीके का आपको डाउट हो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।